नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रियों का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में कौन कौन मंत्री बनेगा, किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मंथन किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी आज 2 बैठक कर नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम करीब करीब फाइनल कर दिया है। जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। तो केंद्र में नई सरकार यानी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सियासी बैठकों का दौर भी जारी है, जहां बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा करेंगे। आपसे रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई और दोनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले शुक्रवार को जेपी नड्डा के आवास पर कई राउंड की मैराथन बैठक हुई थी। शुक्रवार की मैराथन बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विचार विमर्श किया था। सूत्रों के मुताबिक विचार विमर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह अपनी पूरी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को देंगे। मंत्रिमंडल का गठन करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसीलिए इस बारे में तमाम पक्षों, सहयोगी दलों और अपनी पार्टी की राय जानने के बाद अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी ही करेंगे। गठबंधन की सरकार चलानी है तो घटक दलों का साथ रहना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी 3.0 में बीजेपी से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सहयोगी दल से भी 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1 मंत्री पद मिल सकता है। अजित पवार के एनसीपी को 1 मंत्री पद मिल सकता है। चिराग पासवान के एलजेपी से 1 मंत्री और जीतन राम मांझी को 1 मंत्री पद मिल सकता है। अब जहां नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो इधर कांग्रेस और विपक्ष का दावा है कि ये गठबंधन की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। इस प्रकार से ये एयर बेर के संग है, क्योंकि जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। और जैसा कि मोदी जी की कार्यशैली है, उसमें तो किसी को सहन करने की बात है ही नहीं है। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाई। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। एनडीए में आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों का दौर चला, तो कांग्रेस ने भी आज सीडब्ल्यूसी और संसदीय दल की बैठक बुलाई, जहां राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग तेज हो गई है। आज हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुनने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। सभी पार्टी नेताओं ने राहुल से विपक्ष का नेता बनने की मांग की है।
क्या राहुल गांधी लीडर होना तो चाहिए, सबने चाहिए, एक मत एक सर होकर बोला। जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से कुछ अपेक्षा की है तो कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश राहुल गांधी जी ने पूरी की है। जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से गुजारिश की वो यात्रा करे तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब कांग्रेस पार्टी ने गुजारिश की कि वो दोबारा यात्रा करे तो उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। उनका सदस्य पद खारिज हुआ लेकिन वो लड़ते गए। ईडी में उनकी जांच हुई, केस उनके साथ उनके ऊपर लगाए गए, तब भी वो लड़ाई लड़ते गए। तो आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ सदन के अंदर उठाएं जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। कल लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो विपक्ष सरकार ज्यादा न चलने की बात कह रहा है। इधर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग तेज है। अब देखना होगा कि अगले 5 साल देश की राजनीति में क्या कुछ नया होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जहां एनडीए तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रही है तो वहीं कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो एनडीए गठबंधन के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो सकते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, अग्निवीर योजना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट CAA NRC, जातिगत जनगणना जनसंख्या कानून, विशेष राज्य दर्जा, वक्फ बोर्ड खत्म करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे मुद्दे तो बहुत हैं जो एनडीए गठबंधन में टूट का कारण बन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी और सहयोगियों की राय बिल्कुल अलग है और ये मुद्दे बीजेपी की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा यूसीसी को बीजेपी पूरे देश में लागू करने की बात कह चुकी है तो जेडीयू ने यूसीसी पर सहयोगियों से चर्चा करने की बात कही है। इधर टीडीपी की तरफ से विरोध के संकेत दिखाई दिए हैं। दूसरा मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण का, जिसको लेकर बीजेपी का रुख साफ है कि आरक्षण नहीं देंगे। जेडीयू ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया तो टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखने की बात कही है। तीसरा मुद्दा है एनआरसी का, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि एनआरसी के बिना CAA अधूरा है। जेडीयू एनआरसी के समर्थन में नहीं है, वहीं टीडीपी एनआरसी का विरोध कर सकती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो अब इस आने वाली सरकार के लिए बन सकती है। चर्चा करेंगे सरकार को लेकर के क्या चुनौतियां रहेंगी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रुद्र अवस्थी जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रुद्र अवस्थी जी आपसे रहेगा, ये जो नई सरकार का गठन होगा, मोदी 3.0, ये जो सरकार बनने वाली है, इसका अगर हम मंत्रिमंडल देखें तो क्या समीकरण हो सकते हैं? जो अलग अलग दल हैं वहां से कितने नेता इसमें शामिल हो सकते हैं जिनको मंत्री पद मिल सकता है? क्या आपका एनालिसिस है? रुद्र अवस्थी जी, ठीक है, रुद्र अवस्थी जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। उचित शर्मा जी, यही सवाल आपसे रहेगा कि अगर मोदी 3.0 ये कार्यकाल हम देखें और यहां का अगर हम देखें मंत्रिमंडल, तो क्या समीकरण हो सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल जिस स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी है या उनकी सेना है और उनकी सरकार है, तो अभी पूरी कंप्रोमाइजिंग स्टेज में तो रहना पड़ेगा। नो डाउट कि जिस तरीके से दमखम वाली 2014 की थी, जिस तरीके से 2019 की थी, 2024 में वो दमखम मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कम नजर आएगा। किसी तरीके की कंप्रोमाइज स्टेज में पहले कभी इन्होंने रहा नहीं, 2014 में भी, 19 में भी नहीं। अभी लेकिन कंप्रोमाइज में जाना पड़ेगा। अभी हर चीज जिस दमदारी के साथ माननीय अमित शाह जी और मोदी जी जिस तरीके से डिसीजन ले लेते थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो डिसीजन इतने आसान होंगे। इतनी आसान रास्ते पे अभी नहीं है। अभी शुरू में तो सामंजस्य है, लेकिन जैसे जैसे मुद्दे आएंगे, जैसे जैसे बजट आपको मौका दूंगी बात कंप्लीट करने का। बड़ी जानकारी इस बीच पहुंचा दे, जहां सोनिया गांधी चुनी गई हैं चेयरपर्सन, और इस वक्त एक बड़ी जानकारी, खड़गे ने रखा था सोनिया के नाम का प्रस्ताव, और राहुल गांधी के नेता विपक्ष पर ये जो बैठक चल रही थी उनका नाम लगातार चर्चा में था। तो कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है, सोनिया गांधी को चेयरपर्सन यहां पर चुना गया है। खड़गे ने सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा था और इसी के साथ ही राहुल गांधी के नेता विपक्ष पर फैसला नहीं हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सोनिया गांधी चेयरपर्सन चुनी गई हैं।
खड़गे ने सोनिया का नाम आगे रखा था। आपको बता दें कि ये जो प्रस्ताव है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा रखा गया था। फिलहाल के लिए राहुल के नेता विपक्ष होने पर कोई अभी फैसला निकल के सामने नहीं आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर सोनिया गांधी को संसदीय दल का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। उच्च शर्मा जी, आप अपने जवाब को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद मैं रुद्र अवस्थी जी के पास जाऊंगी। भी है कंप्रोमाइजिंग स्टेज में है। बड़े मूल विभाग जो हैं वो तो देने पड़ेंगे, कंप्रोमाइज जिनसे हुई है अलायंस के साथ जाने पड़ेंगे। अब रेल हो, कृषि हो, इस्पात हो, कोयला हो, ये जो जितने भी मलाई वाली चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको भारतीय जनता पार्टी रख पाएगी, क्योंकि कंप्रोमाइजिंग उनको बार्गेनिंग पावर आप देखें तो जो इतिहास कहता है बार्गेनिंग पावर नायडू जी का काफी बड़ा है। उनकी एक्सपेक्टेशन काफी बड़ी रहती है। वो थोड़े शांत रहते हैं लेकिन बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी सबसे ज्यादा है। इस तरीके का पहले भी ऐसा हो चुका है और जो देख रहे हैं तो बड़े जो बड़े पद है, बड़े विभाग है, कैबिनेट डिपार्टमेंट है, वो तो वहां जाएंगे। हालांकि वित्त विभाग जो है वो सत्ता पक्ष खुद रख सकता है, भारतीय जनता पार्टी खुद रख सकती है। वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि विभाग कितने के पास करें, क्योंकि एक मंत्री बनने के बाद नहीं, आप ये देखिए मंत्री अल्लाह केवल मंत्री बनने पे नहीं, मंत्री बनने के बाद उसको छूट कितनी है, ये मायने पे यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो आप ये देखिए कि रेलवे मिनिस्टर मान लीजिए पासवान जी बन जाते हैं या नीतीश जी बन जाते हैं, तो रेलवे के चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन कौन बनाया? क्या अमित शाह जी बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, या आपके नीतीश कुमार जी बनाएंगे? तो ये भी एक बड़ी बात होगी। लड़ाई अगले वहां से शुरू होते हैं कि इसको अपॉइंटमेंट कौन देगा, क्या करेगा। अब जितने ठेके हैं उसमें किसका हस्तक्षेप रहेगा। तो सवाल ये है कि कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन विभाग चला रहा है और असल में कौन चला रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। लड़ाई की जड़ें कई सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इस आने वाली सरकार को लेकर के बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास रुद्र अवस्थी जी, लौटूंगी आपके पास उच्च शर्मा जी। रुद्र अवस्थी जी, अभी जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आई है कि सोनिया गांधी को चेयरपर्सन चुन लिया गया है और अभी जिस तरह से नेता विपक्ष को लेकर के चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अभी मैं इस पर सोचूंगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि जहां तक सोनिया गांधी को चेयरपर्सन बनाने का सवाल है तो ये एक, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं लगती। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि संसदीय दल के नेता के रूप में, उनके संसदीय दल के चेयरपर्सन के रूप में एक वरिष्ठ जो है सोनिया गांधी, उनका नाम होना चाहिए। जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, कांग्रेस के अंदर यह भी स्वाभाविक रूप से यह बात उठती रही है कि उन्हें नेता के रूप में, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होगा उसकी छवि ही लोगों के बीच जाएगी कि वो किस तरह का नेतृत्व सदन में विपक्ष को प्रदान कर रहे हैं। इस लिहाज से जैसा कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से देश भर में पदयात्रा करते रहे हैं और उसके बाद चुनाव अभियान को भी उन्होंने लीड किया, इसके बाद एक उन्हें जिम्मेदारी अगर ये दी जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन जैसा कि उनका नाम का प्रस्ताव आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर वो विचार करेंगे, यह भी पिछले समय के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यह बात आती है कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को पर 2019 के चुनाव और पहले के चुनावों में अपने नतीजों को देखते हुए अपने निर्णय सामने रखे, ऐसा लगता है कि उनको भी ये वो शो करना चाहेंगे, वो लोगों के बीच जाहिर करना चाहेंगे कि वो किसी पद को लेकर अभी उनकी उत्सुकता नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जैसा कि नाम उनका प्रस्तावित किया गया है और यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस के पास अभी राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता हैं और उन पर हम विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये जो
अभी बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस करेगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्राएं करी और उसके बाद जो स्ट्राइक रेट निकल के सामने आया, तो उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं यही एक संकेत देने की कोशिश कर रही है। उचित शर्मा जी, जिस तरह से अभी चुनौतियों को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात निकल के सामने आती है तो यह कहा जाता है कि एक समान के कानून हर जगह लगेंगे, लेकिन जो गठबंधन का ये पूरा सरकार चलेगी उसमें टीडीपी का बयान निकल के सामने आता है कि आंध्र प्रदेश में तो हम मुस्लिम आरक्षण रखेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का अलग बयान निकल के सामने आता है किसी और मुद्दे को। तो क्या यूसीसी को लागू करना या तमाम ऐसे विचारों को लागू करना या तमाम ऐसे जो मास्टर स्ट्रोक्स लेकर के बीजेपी चल रही थी पिछली दो अगर हम कार्यकाल देखते हैं, तो क्या उसको लागू कर पाना इतना आसान हो पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। अभी तो शुरुआत है, देखिए अभी शुरुआत है। आप देखिए, मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा से। और सीएए एनआरसी को वापस लेना होगा, ये ममता बनर्जी का बयान निकल के सामने आया है। बंगाल में सीएए एनआरसी को लेकर के वोट किया गया है, के खिलाफ वोट किया गया है। एनडीए सरकार पर भी ममता ने निशाना साधा, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो देखिए, सीएए एनआरसी को लेकर के ममता बनर्जी का बयान निकल के सामने आया है। ममता बनर्जी ने वापस लेना होगा सीएए एनआरसी, ये कहा है, और कहा कि बंगाल में सीएए एनआरसी के खिलाफ वोट पड़ा है। एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा और यह भी कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। मैं आपके पास दोबारा से लौट रही हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा उदित जी। जी, तो ये काफी तकलीफों का सबब सब देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं रहेगा सरकार को चला पाना। आप एक विषय और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें क्या जाएंगे, उसके सब खिलाफत में खड़े हो जाएंगे जी। तो अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में इतनी कठिन डगर पर अभी चलेंगे। और माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को इसका अनुभव अभी नहीं है। गठबंधन की सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं है। उन्होंने जब भी गुजरात में सरकार चलाई एक तरफा चलाई, उनके एक क्लियर कट मैंडेट की सरकार चलाई। अभी 10 साल जो सरकार चलाई क्लियर कट मैंडेट की सरकार चलाई। दूसरी चीज की इनका मैनिफेस्टो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो था नहीं, या वो एनडीए का मैनिफेस्टो तो था नहीं, वो गारंटी थी मोदी की। तो क्या मोदी की गारंटी को कंप्रोमाइज करेगी भारतीय जनता पार्टी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। तो देखते हैं कि आगे कितना, बिल्कुल आगे कितनी सारी चुनौतियां रहेंगी इस सरकार के सामने, और क्या और किस तरह से इन चुनौतियों को पार पा पाएगी ये सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अगले 5 साल का ये कार्यकाल। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश 36।